नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बाबा की महासमाधि और पवित्र श्राइन पर माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में मोदी के अलावा कई बड़ी हस्तियां थीं। इस दौरान एक तस्वीर जो चर्चा का विषय बनी वो ये है। तस्वीर में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हैं जो मंच पर नरेंद्र मोदी के पास आई और उन्होंने पैर छूकर मोदी को प्रणाम किया। मैं एक बात सिर्फ रेफरेंस के तौर पर दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने 2024 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय का नाम लिया था और उन्होंने उसे नाचने वाली कहकर संबोधित किया था। राहुल जी का रेफरेंस तब राम मंदिर को लेकर था। मैंने दोनों बातें यहां सिर्फ इसलिए कही हैं ताकि दर्शक तय करें कि क्या सच है क्या गलत है। वो इसलिए कि ये भारत है, यहाँ ऐसी चीजें बहुत मायने रखती हैं, खासकर संस्कृति सभ्यता से जुड़ी बातें। अगर मोदी की मां को गाली पड़ी तो उसका असर आपको वोट पर दिखेगा ही। ऐसा तब भी होगा जब राहुल पर व्यक्तिगत हमले होंगे। खैर, अब आगे की बात करती हूं। पाटलिपुत्र का ताज कल नीतीश के सिर पर 10वीं बार रखा जाएगा। आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश नेता चुने गए। कल शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एनडीए के ज्यादातर सीएम और बड़े चेहरे शामिल होंगे, जबकि दूसरी तरफ हाहाकार मचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ इंडी गठबंधन के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए ऐसे तर्क ढूंढ कर लाई है जिसकी हवा घंटे भर में निकल जाती है। फिर भी कांग्रेस वोट चोरी के नैरेटिव को हवा दिए चली जा रही है। रामलीला मैदान में बड़ी रैली का ऐलान भी किया गया है, लेकिन राहुल गांधी के नैरेटिव के खिलाफ देश के प्रतिष्ठित नागरिकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। 272 हस्तियों ने राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर लिखा है। इसमें 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें 14 पूर्व राजदूत शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के 133 रिटायर्ड ऑफिसर हैं और 16 पूर्व जज भी शामिल हैं। लेटर में लिखा गया है कि राहुल गांधी कभी संसद, कभी सेना, कभी जुडिशरी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग उनके निशाने पर है। इस बीच 12 राज्यों में एसआईआर अभियान जारी है। चौंकाने वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है। यहाँ भागम भाग मची है। बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि अगर वोट शुद्धिकरण गलत तो राहुल ममता बताएं कि बंगाल में भाग रहे लोग हैं कौन? ये सवाल आज पब्लिक का है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से आ रही तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग अपना अपना सामान लेकर बंगाल छोड़कर बांग्लादेश बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर पूजा मेहता ने जब ग्राउंड पर तहकीकात की तो कई लोगों ने माना भी कि वो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। लोगों ने ये भी माना कि एसआईआर की वजह से वो बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट रखना चाहती हूँ, इसे देखिए। अपनी बांग्लादेश থেকে কবে এসেছেন? এই 7-8 মাস আগে। আপনার কাছে কোনো লিগ্যাল পেপার ডকুমেন্ট কিছু ছিল? না। এখন চলে যাচ্ছেন কেন? তো ऐसा शुरू হয়েছে এই কারণে চলে যাচ্ছে। तो आप लोग बांग्लादेश से कब आए हो इधर? बहुत दिन आगे आएगा। कितने दिन पहले? 3 बছর होगा। 3 साल हो गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो आप लोग? फिर जाएगा। काटमान नहीं करते पारता है, भय लगता है, डर लगता है। डर लग रहा है? নিজে जाने भय आता है। एसआईआर का डर लग रहा है? हाँ। फिर कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस করে আসছি। जी? बॉर्डर क्रॉस করে এসেছি। तो जब बॉर्डर क्रॉस किया तो किसी ने पकड़ा नहीं? जी ना।
तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? দেশের নাগরিক আমরা আপনাদের দেশে আমরা আছি, ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে, ওই জন্য আমাদের দেশের মানুষ দেশে ফিরে যেতে চাই। आप लोग को डर से जा रहे हो वापस? आपने सुन लिया, ऐसी कई केस स्टडी और भी हैं, लेकिन ना तो ममता बनर्जी ना ही राहुल गांधी जी ये मानने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने तो विरोध में लक्षण रेखा पार ही कर दी। मोइत्रा ने बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, आगे आने वाली चीजें। सवाल है कि क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए ढाका मॉडल का समर्थन किया जा रहा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी ऐसी तस्वीरें डालकर चुनाव आयोग को धमकी देने और डराने की कोशिश कर रही है? ऐसा ही कुछ कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़ी रैली का ऐलान किया है। खासकर बिहार में हार के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक में वोट काटे जाने को बड़ी वजह माना गया। सुनिए पवन खेड़ा का ये बयान। पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। दर्शकों, किसी भी बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आपको ये पता चले कि बीमारी आखिर है क्या। पता चला किसी को पेट में दर्द है, दवा बुखार की दी तो पेट दर्द ठीक कैसे होगा? कांग्रेस में यही होता नजर आ रहा है। हार की वजह वोट बैंक का खिसकना है तो मुद्दा वोटर रिवीजन को बनाया जा रहा है, जो रूटीन प्रोसेस है। अब देखिए कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बिहार में करारी हार की क्या वजह ढूंढ कर ले आए हैं। 100 वाली सेटिंग, 122 वाला जुगाड़, जिसका ना सिर है ना पैर। कांग्रेस एनडीए के 8 जीते हुए कैंडिडेट का आंकड़ा लेकर आई है। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 100 का खेल कर दिया। दरअसल जीते हुए कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले उसमें शुरुआती 3 अंक 100 हैं। फिर कांग्रेस बीजेपी के जीते 5 नेताओं की एक लिस्ट लाई। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 122 का अच्छा जुगाड़ किया है। इन कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले उसमें शुरुआती 3 अंक 122 हैं। कांग्रेस के ये तर्क समझ से परे हैं। ऐसे आरोपों में कांग्रेस खुद ही फंसती दिख रही है। पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में जहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत हुई, वहां पर भी ऐसे कई उदाहरण दिखेंगे जहां जीतने वाले कैंडिडेट को मिले वोट के शुरुआती नंबर एक जैसे दिखते हैं। एक नहीं 10-10 ऐसे कैंडिडेट हैं। पंजाब में 2017 में हुए चुनाव का फैक्ट मैं आपके सामने रखती हूं। अमृतसर नॉर्थ, राजा सांसी, तरन तारण, जलंधर कैंट और राजपुरा से जीते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले वोट के शुरुआती अंक 59 है। तो कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक इन 5 उम्मीदवारों की जीत के लिए 59 की सेटिंग हुई थी। इसी तरह पठानकोट, मुकेरियां और दसूया में जीते कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले वोट के शुरुआती अंक 56 है। तो मतलब इनकी 56 की सेटिंग हुई थी। ऐसा ही आंकड़ा कर्नाटक में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी है, जहां बागलकोट, मुद्देबिहाल और मस्की सीट पर जीते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले वोट पहले 2 अक्षर 79 है, अब तीनों के 79 है, मतलब 79 की सेटिंग है। हिमाचल प्रदेश 2022 में अगर आप ये आंकड़े देखें तो यहां पर सेटिंग फिर आपको 28 की नजर आएगी। लेकिन हद यह है कि तेजस्वी की पार्टी कह रही है कि सेटिंग करके ईवीएम में 25,000 वोट पहले ही डाल दिए गए थे, जबकि फैक्ट यह है कि ईवीएम के पुराने वर्जन में 3840 से ज्यादा वोट डाले नहीं जा सकते और नए वर्जन में 2000 से ज्यादा नहीं जा सकते। 25,000 का आंकड़ा कहां से आया पता नहीं। पर फिर सुनिए जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। इतने भांति भांति के आरोप के बाद भी इंडी ब्लॉक में राहुल के नेतृत्व को लेकर क्लेश हो रहा है। टीएमसी ममता को आगे कर रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश को कमान देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस अखिलेश पर हमलावर है। सुनिए रविदास मेहरोत्रा और इमरान मसूद को। उत्तर प्रदेश के
जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, वोट चोरी पर बिना सिर पैर के आरोप लगाने वाली कांग्रेस राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए किस हद तक जाएगी? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों का ओपन लेटर, क्या बिना फैक्ट ईसी पर लगाए आरोपों पर देश से माफी मांगेगी कांग्रेस? एसआईआर से अवैध बांग्लादेशियों में भागम भाग, क्या वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी को ढाका मॉडल भी मंजूर है? सवाल नंबर 4, क्या बिहार में करारी हार के बाद मोदी विरोध का चेहरा राहुल की जगह किसी और को होना चाहिए? क्या ये वाकई इंडी गठबंधन का नया फॉर्मूला है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर। हमारे साथ स्टूडियो में अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और डॉक्टर जैन जिज्ञासु प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सबसे पहले तो निखिल जैन जी आपसे पूछना चाहूंगी, अरे भैया मर्ज तो ढूंढ लो, कोई डॉक्टर बुला लो। अगर सिर दर्द है और पेट दर्द की दवाई लेंगे तो मर्ज कभी भी हल नहीं होगा। और आज ये देश भर में साफ हो चुका है कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी को बचाने के लिए, और ये आवाजें इंडी गठबंधन के अंदर से आ रही हैं। मेहरोत्रा जी कह रहे हैं हटिए भाई, आपसे ना हो पाएगा, अब अखिलेश यादव को आगे लाइए। वहां तृणमूल कांग्रेस कह रही है ममता बनर्जी को आने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। अब अगर राहुल गांधी को बचाना है तो झूठ बोलना तो बंद करना पड़ेगा ना, मर्ज का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन नाविका जी, देश की जनता ने, देश के विपक्ष ने तो मर्ज ढूंढ लिया है, एक ही है सिर दर्द या एसआईआर दर्द। उसी पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, उस पे देश की जनता सवाल उठा रही है, पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी उठा रही है, टीएमसी उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, समाजवादी पार्टी उठा रही है, देश की हर पार्टी उठा रही है। लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग को लगता है बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। आपने सबसे पहले आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में एक चीज कही कि बिना सिर पैर के आरोप, एसआईआर में कोई सिर पैर भले ही ना हो, आरोपों में बहुत सिर पैर है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद 5 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पूर्ण रूप से प्रमाण दिया। मेरे मित्र शहजाद हैं, वो आके कहेंगे कि अरे नहीं इलेक्शन कमीशन को तो आपने कुछ नहीं फाइन करा, फॉर्मल कंप्लेन क्यों नहीं दे देते? तो मैंने पहले से बता के रख दूं, 8 अगस्त 2025 को जो वो कैंडिडेट थे मंसूर अली खान बैंगलोर सेंट्रल के, उन्होंने जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका को लिखित में फॉर्मल कंप्लेन दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा। अखिलेश यादव दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने हजारों एफिडेविट फाइल करे हैं, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने इलेक्शन पिटीशंस फाइल करी, चुनाव याचिका लगाई हाईकोर्ट में। उसके बाद एक आदेश आया हाईकोर्ट का दिसंबर 2024 में, जहां पर हाईकोर्ट यह कहता है, चुनाव आयोग को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। क्या करता है चुनाव आयोग? भारत सरकार के साथ मिलकर रूल रेट्रोस्पेक्टिवली बदल देता है, नहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। मई 2025 में नया रूल बना देता है, 45 दिन में डिलीट कर देंगे। मोदी जी तो कहते हैं एआई का जमाना है, टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट का जमाना है, तो ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी कि आपको आज सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना पड़ गया? आप इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, आप कोलंबिया से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोलंबिया के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मस्केट से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मस्केट के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद पूनावाला एजेंट नहीं हूं, बीजेपी के लोग होंगे, मैं नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, मुझे इससे मतलब शहजाद पूनावाला जी खराब किया जा रहा है। नाविका जी, असली सरदर्द का कारण बता देंगे तो सर पर ओले पड़ते, इसलिए सर के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मतलब वो राहुल सर के बारे में, और इसीलिए बिना सिर पैर की बातें करते करते क्या क्या बोल जाते हैं। सर पे क्या स्टैंड है, मतलब राहुल सर पे नहीं, एसआईआर वाले सर पे। महाराष्ट्र में छाती फाड़ कर बोलते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एसआईआर चाहिए, 2014 से पहले 12 बार एसआईआर कराई। बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे थे दिल्ली में बैठकर, और जमीन पर एक शिकायत, एक अपील नहीं। अखिलेश प्रसाद बोल रहे थे ये एसआईआर कोई मामला नहीं है। अच्छा चलिए, वोट चोरी हुई है, हमें मत कन्विंस कीजिए, और आप हमेशा प्रीएम्प्ट करते, गलत प्रीएम्प्ट करते। मैं नहीं बोल रहा कि क्यों नहीं की शिकायत, मैं कह रहा हूं
हूं तारिक अनवर को कन्विंस करो। तारिक अनवर ने मोहित भट्ट नाम के इनके रिपोर्टर से बातचीत करते हुए बोला और शकील अहमद ने बोला कि भाई वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी हुआ है। फिर उसके बाद कांग्रेस के अन्य नेता रंजीत रंजन ने बोला है भाई कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लीडर को मतलब सर को सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, आप हमें दोष देते हो। हरियाणा में कुमारी शैलजा ने बोला, महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए न सिर न पैर, क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अच्छा क्या हुआ है, जनमत ने किया रिजेक्ट, फिर उनके साथियों ने किया रिजेक्ट, अब जो है संगत वाले भी रिजेक्ट कर रहे हैं। बताइए टीएमसी बोल रही है नेता बदलो इंडिया अलायंस में, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। समाजवादी पार्टी बोल रही है नेता बदलो, और बाकी लोग बोल रहे उद्धव सेना की शिवसेना की जो माउथपीस है वो बोल रही है नेता बदलो। पर ये क्या है, ना जनमत मिला न संगत मिला, जनपद के आधार पर अपने आप को थोप रहे। और अब 5D पे आ गए। नाविका जस्ट 10 सेकेंड मोर। पहले डी में डिल्यूजन में रहते दोनों बेटे, मतलब बिहार का एक और एक दिल्ली में, वो लोग लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। फिर डी से डिफीट होता है तो डी से डिनायल में जाते हैं, फिर डी से डाइवर्ट और दोष डालने के लिए कहीं नहीं कहीं कोई आरोप लगाते हैं, और फिर डी से अब दंगे की बात। मतलब प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं और दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का घेराव होना चाहिए। मतलब सीधे संविधान संस्था के ऊपर हमला करने के बाद इसलिए 272 नाविका ये सीट नहीं आने वाली, 272 ऑब्जेक्शन आ गए हैं नागरिकों से, जजेस से, संविधान के रक्षकों से। आप महुआ मोइत्रा को भूल गई, और महुआ मोइत्रा कह रही है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ पर भी होगा, देखिए और होने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब आपके पास अगर एसआईआर के कोई भी तथ्य हैं तो आपको रखने चाहिए, लेकिन हमारी रिपोर्टर रिदिता ने जाकर ग्राउंड पर देखा, लोगों से पूछा कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, कह रहे हैं कि हम 3 साल से था, एसआईआर हो रहा है, दस्तावेज नहीं थे तो इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं। आप ये कैमरे पर जो रिपोर्ट है हमारे संवाददाता की, उसे झुटला सकते हैं? और अगर ये सच है तो फिर एसआईआर अगर हो रही है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? ऊपर से ये डराना धमकाना जो महुआ मोइत्रा जी कर रही है, ये सही है क्या? सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो हमारे रिपोर्टर लेकर आए हैं ये गलत नहीं है, ये बीजेपी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। नहीं, देखिए आप आज हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, और बांग्लादेश बनाने वाली वो नेत्री जिनकी वजह से आज बांग्लादेश है, आज के दिन उनको जन्म जयंती है भाई। मगर जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले घुसपैठिए की रट लगा रहे हैं, 99% ये खुद ही बोल रहे हैं एनुमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। हमारी नेत्री क्या कह रही है, हम तो खुद रक्षा शिविर लगा करके लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी आपको हर गली में मिलेगा। अगर 99% फॉर्म वितरित हुए हैं तो इसमें तृणमूल कांग्रेस का कर्मी भी बीएलओ के साथ में बीएलए की भूमिका निकाल के घर घर में गया है। मगर हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर किसी भी एक जेन्युइन वोटर का नाम कटा तो हम लाखों लोग लेकर के इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। इसमें कहां गलत है? लोकतंत्र में यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। इस पे दंगे कराने की बात कहां हो गई? दंगे करने की बात जो ढाका की सड़कों में हो रहा है वो कब हो रहा है? जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब जरूरत से ज्यादा अत्याचार जनता पर होता है, उनका शोषण होता है, जिस तरह से हिटलर करते थे। आज वही माहौल अगर देश के अंदर में अगर एक व्यक्ति बना रहा है, कुछ लोग सिर्फ देश को चला रहे हैं, कुछ लोग, बाकी सबकी आवाज बंद कर दी गई है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो माहौल है 2 महीने की स्वयं पुरोहित जी मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं आपके लोग हर बीएलओ के साथ लगे हुए हैं, तो फिर एसआईआर सही है ना? एसआईआर सही है जो हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, सही है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं कटना चाहिए। ये देश में हम सब आपके साथ हैं, तो दिक्कत कहां है? मेक इट सिंपल। हाँ, तो फिर ये बांग्लादेशी कहां से निकल कर जा रहे हैं? ये बांग्लादेशी 3 साल से क्यों छुपे हुए थे? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अच्छा सुनिए नविका जी, जरूर देंगे। बहुत बहुत दुर्भाग्य का विषय है नविका जी कि आप मीडिया की होकर के आपको यह नहीं पता कि बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है। गृह मंत्री अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि यह है नविका जी कि आप मीडिया की होकर के आपको यह नहीं पता कि बीएसएफ
कौन कंट्रोल करता है? गृह मंत्री अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये घुसे कैसे 2 साल पहले, 2 साल पहले कौन थे गृह मंत्री? हमारे नेता अमित शाह जी। हम नहीं, आपका समय आएगा तब दीजिएगा शहजाद जी, प्लीज थोड़ा आपका सा समय समाप्त हो रहा है। जब घुसने दे रहे हैं तब आपने नहीं दिखाया, तब मीडिया भी सोई हुई थी। 2005 में कौन घुसने दे रहा था? 2005 से पहले कौन घुसने दे रहा था? जब ममता बनर्जी चिल्ला रही थी लोकसभा में, आप वहां थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। मैं वहां मीडिया गैलरी में लोकसभा में बैठी थी और ममता बनर्जी का पूरा गुस्सा मैंने देखा है अपनी इन आंखों से, और इस तरह से कागज उन्होंने स्पीकर पर फेंके वो मैंने देखा है। लेकिन रो पड़ी थी ममता बनर्जी। आज उसी से डिनायल में है। शहजाद पूनावाला पहले कहते थे एक भी बांग्लादेशी नहीं है, घुसपैठिए हैं नहीं, तो ये निकल कर कौन जा रहा है? और अब कह रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, तो फिर एसआईआर गलत कैसे है? तो अगर ये सहयोग कर रहे हैं और बीएसएफ की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, तो जब बीएसएफ ने बोला कि 50 किलोमीटर अंदर तक जुरिस्डिक्शन रहने दो, और जब वो कह रहे थे कि 450 किलोमीटर के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाने के लिए हमें जमीन दो, तो उसका विरोध क्यों किया? बीएसएफ को ना काम करने देंगे, और जब ये घुसपैठिए बाहर जाएंगे या घुसपैठियोयों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, तब उसका विरोध भी करेंगे। स्वयं जी, अब आप मुझे सिखा रहे थे कि मेरा समय आएगा, आपका समय आएगा, आप मेरे समय पर भी घुसपैठी की तरह बोल रहे हैं। अब घुसपैठिया बनना आपकी आदत है, फितरत है, डीएनए है। सुन लीजिए भाई, समय दूंगी आपको, मैंने बहुत समय दिया, अब जवाब भी तो सुनने पड़ेंगे ना। अब दूसरी बात यह है कि अगर घुसपैठिए थे ही नहीं तो 2005 में ममता बनर्जी क्या चाह रही थी? कौन चाहे, वो कौन से वोटर थे जिसके खिलाफ उन्होंने पेपर्स फेंके? पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये संविधान की बड़ी बातें करते हैं ना। फिराद हकीम का बयान, हाथ पैर तोड़ देंगे। इनके एक विधायक का बयान, बीजेपी के लोगों को आग लगा देंगे। महुआ मोइत्रा को लगता है कि बांग्लादेश मॉडल फॉलो होना चाहिए। वहां पर आरजेडी बोलती है कि नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। यहां पर कांग्रेस बोलती है देख लेंगे, और यूथ कांग्रेस ट्वीट करता है कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, और दिग्विजय सिंह बोलते घेराव करो। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, संविधान के इतने बड़े आप लोग रखवाले हैं, तो शिकायत दे दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि इतने लोगों का गलत नाम कटा। वहां पर एक नाम शिकायत नहीं देंगे, वहां पर शून्य, नील बटा सन्नाटा, बस नील बटे सन्नाटा। लेकिन अजीज खान साहब, मुझे लगता है कि अंदर खाने दिक्कत कुछ और है। आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस जानती है, वहां पर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जानती है, सब जानते हैं कि दिक्कत ईवीएम में नहीं है, वो आप कहकर देख चुके हैं। दिक्कत एसआईआर में नहीं है, दिक्कत आपकी लीडरशिप में है, यानी कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप। राहुल गांधी जिता नहीं सकते किसी अलायंस पार्टनर को, इसलिए तो वो मेहरोत्रा साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी हटे, अखिलेश यादव बने, तभी लीडरशिप क्वालिटी आएगी और लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे। कहीं लोगों के मुद्दे से आप किनारा कर चुके हैं। कभी आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी एसआईआर खतरे में है, कभी इलेक्शन कमीशन खतरे में है, कभी ईवीएम खतरे में है। असल मुद्दों से क्या आप दूर हो गए हैं? और असल मुद्दा तो यही है कि अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी जी को अब थैंक यू कहना चाहिए 95 हार के बाद। देखिए नाविका जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे नेता जमीनी नेता है और जमीन पर काम करते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर करके जो यहां शोषित है, दलित है, वंचित है, जो परेशान है, उसकी आवाज बनकर के निकल रहे हैं और उसकी आवाज उठाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, काम कर रहे हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। और रही बात दूसरे नेताओं की बात आप कर रही हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं, हर शख्स का अपना काम है। राहुल गांधी जी का अपना काम है, हमारे नेताजी का अपना काम है। और सवाल इस बात का है कि आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है वो परिस्थिति डिफरेंट है, ये बिहार नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहां पर जो हालात है, यहां की जनता त्रस्त है और क्या चाहती है, वो बदलाव चाहती है। और अभी बार बार ये कह रहे साहब 27 ये है और 27 वो है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। क्या स्थिति रही लोकसभा में, क्या बदलाव रहा, ये पूरे देश ने देखा। अभी 27 में क्या होने जा रहा है। हां, एक बात जो एसआईआर की बात हो रही है, मैं एक बात इस पे स्पष्ट कर दूं कि यहां पर पीडीए प्रहरी है, यहां पे गड़बड़ी नहीं हो सकती और नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग या जो भी लोग हैं
अगर वो प्रयास करेंगे कि यहां के जो मतदाता हैं उनके नाम काटने का प्रयास करेंगे तो यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह बिहार में हुआ, 69 लाख वोट काट दिए गए, 21 लाख वोट नए जोड़े गए, कौन काटे गए कौन जोड़े गए ये स्पष्ट नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता ने बर्दाश्त कर लिया, आपकी यूपी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, या आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता में इतना दम नहीं था कि वो कंप्लेन कर सके, आप यूपी की जनता से कंप्लेन कराएंगे। आप कह रहे हैं खाली बदलाव की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में भी तो आप ही के गठबंधन के लोग कह रहे थे कि यहां भी बदलाव और परिवर्तन होने वाला है। वो गलत थे कि आप सही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अनंत विजय जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये गोल गोल बात क्यों करते हैं। यहां पर अलायंस में भी मेहरोत्रा जी तो कह रहे हैं, मेहरोत्रा जी सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का काम अलग है, जैसा अजीज खान साहब कह रहे हैं काम अलग है, वो शायद विदेशों में है, इस देश के राज्यों में तो किसी और को ही करना पड़ेगा। तेजस्वी जी को डुबा दिया राहुल गांधी ने, अब अगली बारी किसकी है सब ये सोच रहे हैं, और अंदर खाने इतनी मारकाट चल रही है, लेकिन बाहर कहने से डरते हैं कि कहीं बीजेपी का रास्ता साफ ना हो जाए। देखिए नविका जी, आपने अपने रिमार्क में यही कहा कि मंच कुछ मुझे लगता है आपको अपना कंप्यूटर का ऑडियो बंद करना पड़ेगा, इको हो रही है आवाज। जी, आपने यहाँ टीवी ऑन रखा हुआ है, आपकी आवाज गूंज रही है। आपका ऑडियो ठीक करूं? शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। इनका तो सिर्फ एको है, पर उनका एको चेंबर है और ये एको चेंबर से बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए अब यहाँ पे मैं तो नाविका जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दो समाजवादी पार्टी टेलीविजन डिबेट एंड समाजवादी पार्टी बाइट वाले दोनों अलग अलग करें। समाजवादी पार्टी बाइट वाले बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी जो है उनसे कुछ हो नहीं पाता, इनको चेंज करो। समाजवादी पार्टी डिबेट वाले आते हैं और बोलते हैं कि नहीं राहुल जी की गलती नहीं है, एसआईआर की गलती है। टीएमसी वाले बाइट वाले बोलते हैं कि राहुल बदलो ममता लाओ, और टीएमसी डिबेट वाले आकर बोलते हैं राहुल की कोई गलती नहीं, एसआईआर जो है वो गड़बड़ कर रहा है। तो आपका स्टैंड क्या है भाई? एक तो स्टैंड ले लो। दूसरी बात जो अजीज खान साहब ने कहा, बिहार की जनता, देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश में वोट डालता हूं, उत्तर प्रदेश की महान जनता का मैं सम्मान करता हूं, पर बिहार की जनता का तिरस्कार करना, और जिज्ञासु जी बैठे यहां पे, मैं जिज्ञासु जी की जगह पे होता तो मैं अजीज खान को लथाड़ देता। भाई क्या कहने का मतलब है आपका भाई, कि बिहार की जनता ऐसे ही है क्या, राह फिरती है? और वो चिदम्बरम जी बोलते हैं कि सिटीजन्स की गलती, आपने वोट नहीं किया हमको। और आखिरी बात जिज्ञासु जी पे जाएंगे। अब जिज्ञासु जी जरा जिज्ञासा पूरी करे, ये 25,000 वोट अगर डाल दिए थे ईवीएम में तो वोटर लिस्ट में काय गड़बड़ कर रहे थे हम, और ये 25,000 वोट डलता कैसे ईवीएम में? जरा हमको टेक्नोलॉजी साइंस समझाइए, लालटेन वाली टेक्नोलॉजी समझाइए कि 25,000 वोट ईवीएम में डला कहां पे, कौन से ईवीएम में डला? रैंडमाइज होता है, फॉर्म 17C साइन होता है, भाई कौन सी मशीन कहां जाएगी किसी को पता नहीं होता। 4,000 वोट होते एक मशीन पे। ये जिज्ञासा पूरी कीजिए। रोहिणी जी की नहीं की, मेरी तो कर दीजिए। नाविका जी मुझे 10 सेकंड दे। ओके, अजीज बिहार की जनता का अपमान मत करना। अजीज खान साहब, फिर जयंत जी आपके पास आ रही हूं। देखिए ये मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। देखिए शहजाद जी मामले को कहीं ना कहीं टर्न कर रहे हैं। हम बिहार की जनता तो वोट डालना चाह रही थी, लेकिन उसके वोट काट दिए गए, उसके नाम हटा दिए। अच्छा, इंडिया अलायंस निकम्मे थे, जनता इंडिया तो अलायंस के लोग बहुत निकम्मे थे, लेकिन सच्चाई क्या रही? नाम काट दिए गए, लोग वोट नहीं डाल पाए, तमाम बड़ी दिक्कतें रही, और ये बार-बार ये कह रहे हैं साहब ईवीएम और ये वो। एक बात आप जान लीजिएगा, नहीं ये निकम्मे तो है, राहुल की टीम निकम्मे रहेगा। ईवीएम पे सवाल कभी खत्म नहीं हो सकता है। ईवीएम का सवाल आप ईवीएम का सवाल करते जाइए। वो हमेशा कहा जाता था, हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी कहा जाता था, अपनी पढ़ाई पूरी ना हो तो कोर्स को, एग्जामिनर को, टीचर को सब दोष देते हैं। लेकिन जयंत जिज्ञासु जी, क्या बिहार की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि बिहार की जनता तय कर सके कि वो आवाज उठाएगी? आज अजीज खान साहब कह रहे हैं कि बिहार में जो हुआ सो हुआ, यहां यूपी में नहीं होने देंगे, यहां बदलाव होगा। आपने कम कोशिश की थी बदलाव के लिए, लेकिन डुबाया तो राहुल गांधी ने। अब मर्ज को पहचानेंगे नहीं, दवाई के लिए ढिंडोरा पूरे शहर में।
जयंत जिज्ञासु जी, वो सवाल एक आपके शेर लिए। है कि अब के बरस दस्तूरे सितम में क्या क्या बाब इजाद हुए, जो कातिल थे मकतूल हुए, जो सैद थे वो सयाद हुए। तो इसलिए ये सारी जिम्मेदारी इस देश में अगर मतदाताओं पर डाल दी जाए कि वोटर लिस्ट में ठीक ठीक नाम जुड़वाना भी उन्हीं का दायित्व है, पोलिंग स्टेशन पर जाकर उनका वोट जिनको डाला है उन्हीं को डाला, इसको भी चेक करना उन्हीं का दायित्व, स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ठीक से पहुंच जाए इसकी पहरेदारी भी उन्हीं का दायित्व, और काउंटिंग हॉल के अंदर ठीक ठीक उनका वोट काउंट हो, टेबुलेशन ठीक हो, कंप्यूटर पर चढ़े ठीक से, ये भी उन्हीं को विजिलेंट रहना है। तो भाई चुनाव आयोग का भी तो कुछ दायित्व है। और अगर ये प्रश्न उन पर खड़े हो रहे हैं बैठे हुए अधिकारियों पर, आयुक्तों पर, तो उनका मुकम्मल और आश्वस्त करने वाला जवाब देना भी तो उन्हीं का काम है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी पूछा गया कि ये 25,000 वगैरह नहीं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं आपसे। हर बूथ पर 40 से 50 वोट ऐसे, हर बूथ पर 40 से 50 वोट ऐसे जो वहां के हैं नहीं, जो डुप्लीकेशन है, जो जंक है, और डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर आप उसमें लगाना नहीं चाहते, तो बताइए अगर 300 पोलिंग स्टेशन है एक विधानसभा क्षेत्र में, तो कितने वोट, 15,000 वोट तो वैसे चले गए। तो अगर ये इस तरह का, एक तो संसाधन के स्तर पर असमानता, तंत्र और व्यवस्था पूरी तरह से इनके साथ, तो बताइए कि कैसे अपोजिशन के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बचेगी। तो व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए ना, सत्ता में आइए ना, उसके लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। आपके अपने परिवार में बोला जा रहा है कि चुनाव कैसे हारा गया था। अनंत विजय जी, बस खुद को नहीं बताना कि खुद ने कोई दोष किया है, बाकी दुनिया में सब कुछ गलत है। और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुभाष कश्यप कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को बचाने के लिए कब तक झूठे नैरेटिव का सहारा लेगी कांग्रेस। दिलीप सरकार का कोलकाता से सवाल है, महुआ मोइत्रा बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी का वीडियो शेयर कर क्या चुनाव आयोग को धमकी दे रही है। राहुल कुमार पटना बिहार से कह रहे हैं एसआईआर से वोट शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन मोदी विरोधियों को दिक्कत है, तो बिहार में एसआईआर के खिलाफ क्यों एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। ये सवाल पूछते पूछते मेरा तो सांस फूल गया है। आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, मैं तो बहुत डायरेक्ट बोलता हूं कि राहुल गांधी के फेल्योर पर पर्दा डालने के लिए चुनाव आयोग की ओट ली जा रही है, और ये निरंतर हो रहा है। पिछली बार जब उन्होंने तथाकथित हरियाणा बम या हाइड्रोजन बम या एच बम जो भी था वो फोड़ा था, तब आपके रिपोर्टर ने, मुझे याद है उस दिन मैं आपके साथ डिबेट कर रहा था, किस तरह से एक्सपोज कर दिया था और हरियाणा के ग्राउंड जीरो पर जाके बताया था कि वो सारी फर्जी चीजें हैं। तो अब जनता में इनकी साख बची नहीं, नेतृत्व इनके पास है नहीं, राहुल जी वोट ला नहीं सकते, संगठन इनका बुरी तरह बिखरा हुआ, और इनके आसपास जो लोग हैं वो लोग इस तरह से, जिनको जनता की नब्ज का पता नहीं, जिनको जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ एक्स पर पॉलिटिक्स करते हैं, और अधिक हुआ तो कहीं ना कहीं एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि इनके इर्द गिर्द कितने लोग हैं। नविका जी, आपका तो बहुत विशाल और बृहद अनुभव रहा है राजनीति को कवर करने का। इनके कौन से लोग क्षेत्र में जाते हैं? पटना चुनाव में, बिहार में अभी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, उनका दावा था कि वो 1.5 महीने से पटना गए थे, और मैंने इनके एक नेता से पूछा, बताइए भाई कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा सूरजभान सिंह है। तो अब इस प्रकार की अगर जानकारी होगी और सामने का चुनाव लड़ने वाला जिसके पास आंकड़ों को लेकर हर चीज होगा, तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? आप तो सिर्फ कोई बहाना ढूंढेंगे, जैसा आप कह रही थी कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो पता चला कि टीचर पर, इन्विजिलेटर पर, जाने किस किस पर आरोप पड़ लेंगे। तो राहुल गांधी के बस की राजनीति है नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। जबरदस्ती उस व्यक्ति से राजनीति करवाई जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उनको राजनीति के अलावा समाज सेवा आदि। निखिल जैन जवाब दीजिए। निखिल जैन जवाब दीजिए। जैन जी आ रही हूं आपके पास। नविका जी, मुझे बहुत बारी समझ नहीं आता कि अनंत जी को राहुल गांधी और कांग्रेस की चिंता देश से ज्यादा क्यों है। यहां पर देश के वोटरों के अधिकार की बात हो रही है, यहां पर
प्रूफ के बाद पूरा विपक्ष प्रूफ दे रहा है। छोड़ दीजिए, आपको राहुल गांधी जी नहीं पसंद, वो सबको पता है। आनंद जी, आपको राहुल गांधी से पता नहीं क्या दिक्कत है, वो देश देख लेगा, लेकिन जो बात नहीं, ये भी सबको पता है कि आप दिन रात जो भी सवाल उठाएगा उसको राहुल गांधी से दिक्कत है। फिर हम ये कहेंगे कि आप सिर्फ उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि आप उनको बस लीडर बनाए रखना चाहते हैं, बाकी पार्टियां तो बचाव नहीं कर रही। सबसे पहले आपने तो इस चीज का खंडन नहीं करा, पर मैं एक चीज का खंडन करना चाहता हूं। कुछ देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने डिबेट में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को कहा, घुसपैठ तो आपके डीएनए में है। अब क्या ये पूरे ब्राह्मण समाज को देश के घुसपैठिया कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर शायद गलती से निकल गया तो माफी मांग लीजिए, मुझे पता है आप ऐसा जवाब देता हूं, नहीं रखते हैं। मैं जवाब देता हूं, इसी का दीजिएगा। अरे भाई आप सुन लो ना, मैं कर लूंगी एंकरिंग। हाँ, मैं जवाब देता हूं। बस गजब बात है कि जिसके ऊपर बोला गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और जिसको नहीं बोला वो एतराज जता रहा है। ये गजब का अपमान है कि वो उनको इसका मतलब सुनिए निखिल जी ऐसा है, सुनिए ना, ये आप लोगों की समाज का अपमान यही प्रॉब्लम है कांग्रेस सपोर्टर्स की, बेतुकी बातों पर ज्यादा अटेंशन। उन्होंने सीधी तरीके से कहा, आप मेरे समय में घुसपैठ कर रहे हैं, मेरे समय में घुसपैठ कर रहे हैं। कमाल है निखिल जैन जी। नाविका जी, अब मैं पूरी बात कर लेता हूं। निखिल जी देखिए, निखिल जी बहुत दिनों से मुझसे नाराज चल रहे हैं, तो जो इनकी आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझसे पहले भी किया, वही करे, ट्विस्ट करना स्टेटमेंट। मैंने तो समय में घुसपैठ की बात की, और समय पे घुसपैठ करना मतलब कोई बोल रहा है उसमें इंटरप्ट करना, ये आपका डीएनए का हिस्सा है। ये पूछना, डीएनए मतलब पॉलिटिकल डीएनए, ये मतलब डिबेट के डीएनए का हिस्सा है। ये अब सुन लीजिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था निखिल जी, अगर आपको ये करना है तो फिर मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं। दूसरी बात, अभी आपने जो प्रधानमंत्री के बारे में बोला, मतलब आप ओबीसी समाज पे बोल रहे थे ना, मतलब अगर हर स्टेटमेंट को एक्सपैंड करना तो ओबीसी समाज को बोला आपने। अब सुन लीजिए, बेतुके की आर्गुमेंट के लिए मेरे पास समय नहीं है इस शो पर। जयंत जिज्ञासु जी, निखिल जयंत जिज्ञासु जी का समय है। आप 3 में ना 13 में, आपकी जितनी सीटें बिहार में आई हैं, अगली बार ऑटो रिक्शा में पूरी आएंगी। समय चाहिए आपको पूरे 140 करोड़ वाला। ब्राह्मण समाज से वैसे तो हमारे अनंत जी भी है, अनंत भी मुझे जहां तक जानकारी है वो भी ब्राह्मण समाज से, उनको बुरा नहीं लगा किसको बुरा? निखिल जैन को सुन लीजिए, डजंट मैटर। जयंत जिज्ञासु जी हार के कारण क्या रहे आप खुद जानते हैं। नाविका जी बोलिए। नाविका जी, मैं 1 से 2 सेंटेंस लूंगा, मैं जानता हूं कि आपकी भी बाध्यता है, समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक वोटर देश के अलग अलग राज्यों में 5 साल में 3 बार वहां का वोटर बन के वोट डालेगा तो ये कैसे काम चलेगा? राकेश सिन्हा जी दिल्ली में भी वोट डालते हैं, यहां भी अजीत झा उधर भी डालते हैं, इधर भी, जबकि मैं 10 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में रहे हुए, हमने दिल्ली का वोट नहीं बनवाया, वहां के वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया, हम हर बार यहां आते हैं। अब आप कहेंगे कि सैद्धांतिक रूप से क्या दिक्कत है, आवास बदल गया, लोग वहां रहने लगे। अरे भाई, तब तो जयंत जिज्ञासु जी, इस मुद्दे का वोटिंग वाले दिन राकेश सिन्हा जी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन आपके तर्कश में नए तीर हैं ही नहीं। किया क्या जाए, आप पुरानी बातें ले लेके दोहराएंगे। नई बात तो ये कही कि पहले 3 डिजिट 100 थे, हो हल्ला हो गया, चोरी हो गई। पहले 3 डिजिट 122 थे, चोरी हो गई। बाकी आपको एग्जाम्पल दिखा दिए। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे बहुत संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शुद्धिकरण हो रहा है, बांग्लादेशी जा रहे हैं, या तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत था कि बंगाल में कोई घुसपैठिए नहीं है, या दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि भाई ये बांग्लादेशी क्यों उठे, यहां कैसे आए। मैं पूछना चाहती हूं, दोनों के बीच में भी तो एक सच है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाया गया था, अब कागज नहीं है, शुद्धिकरण हो रहा है, लोग वापस जा रहे हैं और आपके लोग काम कर रहे हैं बीएलओ के साथ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छा नविका जी। देखिए, आज हम लोग 2025 पे खड़े हैं, देश आजाद हुआ 1947 में। आपको पता है कितनी मार काट के बाद लोग यहां घुसे। 1971 में बंटवारा हुआ,
बंगाल के साथ हमेशा अत्याचार हुआ। दो ही प्रांत रहे, बंगाल और पंजाब, जिनके साथ अंग्रेजों के बाद में आज फिर ये अंग्रेजों की जो चाटुकारिता करते थे वो सरकार है, और वो वैसा ही रवैया 1946 का बनाना चाहती है। देखिए, तानाशाह जो होता है ना, तानाशाह को अदालत में और चुनाव में नहीं हराया जाता है। ये तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी है, और यहां की जनता जो मां माटी मानुस के साथ खड़ी है, उनकी बदौलत उनकी दाल यहां नहीं गल पाती है। अन्यथा तानाशाह को हराने के लिए अमोघ अस्त्र एक ही है, जन आंदोलन, और वो जन आंदोलन आने का समय आ गया है। अगर इस तरह से अगर ये सरकारों को दबाया जाएगा, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी की आप खुद कह रहे ममता बनर्जी शेरनी है, तो कौन उनको दबाने की कोशिश कर सकता है? फिर वही घूम फिर कर संविधान और डिक्टेटरशिप का इल्जाम। मैं तो हैरान हूं कि तानाशाह की अभी व्याख्या की स्वयं पुरोहित जी ने। स्वयं जी बांग्लादेश में जो जो उनका नेतृत्व कर रहा है, वो कौन सा चुनाव जीत के आया भाई? वो कौन सा चुनाव जीत के आया? और उसी मॉडल की वकालत भारत की सांसद कर रही है। मतलब अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो कचरे के डिब्बे में डाल दो, और वहां पे जहां पर चुना हुआ नेता नहीं है उसकी वकालत करो, और फिर बोलो कि हम तानाशाही के खिलाफ। आप तो तानाशाही की वकालत कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जिज्ञासु जी ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा हर बूथ पे 40-40, 50-50 वोट फेक है। तो आपके बीएलए कर क्या रहे थे? वो निकम में बीएलए कर क्या रहे थे? और जिज्ञासु जी क्या 25,000 वोट मशीन में डाले या वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी? जरा एक तो बताइए, या ना किसी के बारे में शिकायत है? इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खोल दीजिए आप अपना पूरा नैरेटिव, और फिर कहिए हम कहां डरा रहे हैं, तानाशाह तो कोई और है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि धमकियां क्या होती हैं, और फिर कह रहे हैं आप डेमोक्रेसी सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। आज हमने एक जनता पोल भी किया। वोट चोरी का नैरेटिव फेल, इसलिए अब कांग्रेस 100-122 वाली सेटिंग वाला नया बहाना खोज कर लाई है। सवाल पूछा 25,000 लोगों से, हां कहने वाले 77%, नहीं कहने वाले 20%, कह नहीं सकते 3%। यानी कि सारी दुनिया में अब ये जग जाहिर हो चुका है कि बस हर बार के बाद एक और बहाने ही बहाने। क्या बहानों से जीते जाते हैं चुनाव? मैं नहीं कह रही, आप ही इसका जवाब दीजिए, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या कह रहा है, कौन कितने पानी में है। आपके जवाब का